अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। पाकिस्तानी तलबा की वापसी किर्गिस्तान से जारी है। आज एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसाकडार साहब ने और उन्होंने ये कहा कि उनका जो दौरा था किर्गिस्तान का वो ऐन वक्त पर मनसूख इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पर किर्गिस्तान के हुकाम ने उनसे रिक्वेस्ट की कि हालात वो काबू में कर लेंगे और तमाम तर हुकूमत ने उन्होंने बताया कि अरेंजमेंट्स की हुई हैं, खुसूसी तैयारों के ज़रिए जो है वो इन स्टूडेंट्स को वापस लाया जाएगा। आज भी बताया गया है कि 540 के करीब तलबा पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। अब वहाँ पे हालात इन कंट्रोल हैं या नहीं, ज़रा ये भी मालूम कर लेते हैं। हुकूमत ने बताया है कि बहुत सारा फेक प्रोपेगेंडा भी फैलाया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें अफसोस है कि एक मखसूस सियासी जमात की तरफ से फैलाया गया। इस वक्त हमारे साथ हैं बिश्केक से ही डॉक्टर खलील, बात करते हैं, स्टूडेंट हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर खलील, पहले तो मुझे ये बताइएगा कि किस ईयर के आप स्टूडेंट हैं? ज़्यादातर जिन स्टूडेंट से मेरी बात अब तक हुई है वो फोर्थ ईयर के हैं और इस वक्त एग्ज़ाम्स उनके ज़ाहिर है चल रहे थे और फिर सेमेस्टर ब्रेक थी। जी मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। ओके, तो अब मुझे ये बताएं कि इस पूरे हालात में क्या आप भी वापस आने को हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वापस आ रहे हैं? जी ऑफ कोर्स हम भी वापस आना चाहते हैं क्योंकि हुकूमत जो कह रही है या जो हमारे इन्वेस्टर कह रहे हैं वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अभी 15 मिनट पहले इन लोगों ने जाके एक हॉस्टल पे दो धावा बोला है, ठीक है। रात भी ये स्टूडेंट्स को मारते रहे हैं, रात भी ये जत्थे निकलते रहे हैं, निकल के मारते रहे हैं। इसमें कोई भी सच नहीं है कि मामलात हमारे कंट्रोल में है। अगर हम पुलिस को कॉल करते हैं तो पुलिस 2 से 3 घंटे बाद आती है, ठीक है। तो इसमें कोई भी सदाकत नहीं है कि हालात कंट्रोल में है। डॉक्टर खलील, ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि फिर से हालात खराब हुए, ये उन्हीं इलाकों में हुए जहां पर जिन हॉस्टल्स के ऊपर अटैक किया गया था, या ये कोई नया इलाका है अब? जी, मैं आपको बता रहा था, ये चीज़ें आपको क्लियर कर दूँ कि मैंने जिस तरह आपको बताया कि सबसे पहले तो उन लोगों ने उन हॉस्टल्स पे अटैक किया था जो यूनिवर्सिटीज़ के साथ मुत्तसिल थे, जो यूनिवर्सिटी के एरिया के अंदर थे, ठीक है? अब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो 3rd ईयर, 4th ईयर, 5 सेमेस्टर, 7th सेमेस्टर के जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, वो जाके अलहदा जाके 20-20, 25-25 स्टूडेंट जाके एक डोम ले लेते हैं, हाउस ले लेते हैं, किस्म उसको आप मिनी हॉस्टल कह सकते हैं, ठीक है? वो वहाँ जाके रहते हैं। अब इन लोगों ने क्या किया हुआ है, क्योंकि सिटी में हर किसी को पता होता है कि पाकिस्तानी कहाँ रह रहे हैं, किस जगह पे रह रहे हैं, और जो इनके ओनर होते हैं फ्लैट्स के, उनको भी पता होता है, ठीक है? तो अब उन लोगों ने क्या किया, रात से उन लोगों ने उन जगहों पे अटैक करना शुरू कर दिया जहाँ पे 20-20, 25-25 या 15-15 पाकिस्तानी रहते हैं। अच्छा। तो अभी भी कोई इनकी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, ना हमारे पाकिस्तानी इन्वेस्टर लोग। हाँ, वो इन्वेस्टर लोग अपनी तरफ से कह रहे हों, लेकिन इन लोगों ने अभी भी सोशल मीडिया पे इनकी वाइब्स आ रही हैं, सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं कि हम सबको निकालेंगे, मारेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें मैं इस बात पे हैरान हूँ कि हमारी गवर्नमेंट कर क्या रही है? अगर इनसे नहीं कुछ हो पाता तो खत्म कर दें, अपने इन्वेस्टर वापस बुला लें, उनके इन्वेस्टर को दफा करें, यहाँ भेज दें, बात ही खत्म कर दें। तो डॉक्टर जब खलील, इस वक्त आपने अभी 15 मिनट पहले बच्चों को मारा गया, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि इस वक्त आप परेशान हैं, लेकिन क्या आपने खुद राब्ता किया उन तमाम नंबर्स पे जो सेल कायम किया गया है सफारत खाने की जानिब से? जी, सफारत खाने की तरफ से जो नंबर दिए गए उन पे राब्ता किया है। वो कहते हैं जी हम कर लेंगे। क्या कर लेंगे? अभी तक कंट्रोल नहीं हो सकी। 48 घंटे से ऊपर का टाइम चला गया, ठीक है। कोई कंट्रोल कर ही नहीं रहा। ना इनकी पुलिस इनको मानती है। पाकिस्तानी इन्वेस्टर भी है ना, चाहे उनको ये लोग नहीं मानते। ये जो लोग हैं पुलिस की भी नहीं सुनते, ठीक है। हाँ, हो सकता है आर्मी की सुन लें, या जब तक डॉक्टर खलील, मुझे एक बात बताइएगा, एक बात बताएं, आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो वापस आना चाहते हैं और हर एक स्टूडेंट ये कहता है हमें वापस आना है जी, लेकिन क्या इंडियन स्टूडेंट्स भी वापस जा रहे हैं? जी, सारे स्टूडेंट्स जितने भी मोस्टली स्टूडेंट हैं, बिकॉज़ एग्ज़ाम का सेशन होता है, ये इसमें एग्ज़ाम मोस्टली एंड हो चुके हैं और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी ने कह दिया कि हम ऑनलाइन एग्ज़ाम आपसे ले लेंगे, यानी आप घर चले जाएँ, घर से ही हम आपके एग्ज़ाम ले लेंगे। एलएमएस सिस्टम पे वो हम आपके मार्क्स पुट कर देंगे। अब मोस्टली स्टूडेंट यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो छुट्टियों में, जिनका फाइनल ईयर है, जो फाइनल ईयर वाले हैं, 10th सेमेस्टर है, जिनका 10th सेमेस्टर होते हैं 5 ईयर में, वो तो उनको इन्होंने मना कर दिया कि आप लोग नहीं जा सकते, आप लोग ने अपने फाइनल ईयर पोस्ट एग्ज़ाम होता है, स्टेट एग्ज़ाम जिसे कहते हैं, वो आपने दे के जाना है। अब वो स्टूडेंट तो इधर रहेंगे, ठीक है, और उन स्टूडेंट की तादाद 2500 से 3000 है, ठीक है, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की टोटल स्टूडेंट्स की। तो वो स्टूडेंट के साथ क्या होगा? जब तक हमारी गवर्नमेंट किसी आला सतह पे इनके प्रेसिडेंट को या इनके मिनिस्टर को या जो बिश्केक का मेयर है, जो कैपिटल का मेयर है, ये बुला के खुद मीडिया पे आके लोगों को नहीं बताएंगे, लोगों को नहीं समझाएंगे, जब तक ये लोकल लोगों को थ्रेट नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं होना।
ठीक है, हमारी हुकूमत कुछ नहीं कर रही। मसला तो ये है ना, हमें तो गिला अपने लोगों से है ना। हमारी गवर्नमेंट को डॉक्टर खलील मुझे ये बताइए के मिनिस्टर को बुला के, हाँ। सुने मेरी बात सुने, ये इनके मिनिस्टर को, वहाँ के एम्बेसडर को बुला के इनको खड़ा करे रखे वहाँ पे, ठीक है, ताकि इनको पता चले क्या हो जाएगा। किर्गिस्तान से कौन सी हमारी वो कोई रिश्तेदारी है इन लोगों से, कौन सा ये यूरोप है हमारे लिए। वैसे डॉक्टर खलील अगर धार रहे हैं, आज भी लोगों के हाथ काटे गए हैं छुरियों से, ये लोग सोए हुए हैं। अब ये आप बिल्कुल एक डिफरेंट अकाउंट दे रहे हैं टू व्हाट द गवर्नमेंट इज सेइंग, लेकिन आई जस्ट होप कि जिस तरह से आप परेशान हैं और वापस आना चाहते हैं। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मुझसे मैं आपको फैक्ट्स अभी के भेज सकता हूँ, 10 मिनट पहले के जो फैक्ट्स हुए हैं, जो हम तो सारे स्टूडेंट यहाँ पे ग्रुप्स की सूरत में बने हुए हैं, ठीक है, मैं ग्रुप्स की सूरत में आपको अभी भी मैं अपने मोबाइल पे दिखा सकता हूँ, अगर आप कहते हैं, मेरा फोन मेरे पास रखा हुआ है। सही नहीं डॉक्टर खलील, वी बिलीव यू, ऑफ कोर्स आप परेशान हैं, जाहिर है कुछ ना कुछ फेस कर रहे हैं, तभी आप ऐसी बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे बैठे हैं, हमें बिल्कुल ठीक। डॉक्टर खलील, हुकूमत अपने अल्फाज में, ये जो हमारे एम्बेसडर साहब तशरीफ लाए यहाँ पर, ठीक है, वो हमारी यूनिवर्सिटी में आए, लेकिन स्टूडेंट इतने गुस्से में थे, इतने परेशान थे स्टूडेंट, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा। अब हमारी हुकूमत कह रही है हम कर रहे हैं। सही। मुझे अभी ज्वाइन किया है राना तनवीर साहब ने, वफाकी वजीर हैं बराए इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी। सबसे पहले तो राना, जो कुछ किर्गिस्तान में हो रहा है इस हवाले से बात करना चाहूँगी कि क्या वजह है कि स्टूडेंट्स की अब भी शिकायत हैं, वो ये कहते हैं कि हुकूमत उनकी मदद नहीं कर रही। तो ये इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज एक तरफ, खुसूसी तैयारियों की अरेंजमेंट एक तरफ, और स्टूडेंट्स की जो वहाँ गिले शिकवे हैं और जो शिकायत है, परेशानी है, वो एक तरफ। बताइए हो क्या रहा है? देखिए, उनका जो इस वक्त स्टेट ऑफ माइंड है, या उनकी जो इस वक्त कंडीशन है बच्चों की, वो एक नेचुरल चीज़ है। जिस तरह वहाँ पे वाक़यात हुए हैं, जिस तरह अग्रेशन हुआ है, या जिस तरह उन्होंने अटैक्स किए हैं फॉरेनर्स के ख़िलाफ़, और स्पेशली पाकिस्तानियों को उन्होंने फोकस किया है, हिट किया है, तो मैं समझता हूँ उससे उनके अंदर जो एक खौफ की कैफियत है वो है, और जो होनी भी चाहिए। लेकिन ये कहना कि पाकिस्तानी हुकूमत कंसर्न नहीं है, या उसके मुताबिक उनको कोई ये एक किस्म की उनको एहसास नहीं है, ये नामुमकिन है। स्पेशली शहबाज साहब ने, वज़ीर आज़म जो है हमारे पाकिस्तान, उन्होंने तो उस पर बड़ी दिलचस्पी ली, और उस वक़्त सारा मामला सफ़ीर जो उधर हमारे एम्बेसडर उनके साथ टेकअप किया, और मॉनिटरिंग भी PM ऑफिस कर रहा है। इस तरह फॉरेन ऑफिस हमारा बड़ा एक्टिव हुआ, और डार साहब ने भी और अमीर मकाम की भी ड्यूटी लगी कि आप इसको हैंडल करें। फिर जब बच्चे वापस आए हैं तो इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब एयरपोर्ट पे थे, तो बाकी उनके पैसे उन्होंने दिए हैं, वो फौरी तौर पे जो आना चाहते थे उन्होंने वो फ्लाइट एक आ गए। लेकिन जो असल चीज़ है ये है कि किस तरह उनको वहाँ से लाया जाए, ताकि जो हालात उधर बने हुए हैं उनसे बच्चे निकल सकें, और वो मेरा गवर्नमेंट कर रही है। एम्बेसडर उनके साथ राब्ते में है, जो हमारे पास खबरें हैं वो तो यही हैं। लेकिन नेचुरली बच्चों की जो कंडीशन है इस वक्त, वो अपनी जगह पे एक उनको खौफ है कि हम जल्द से जल्द इस बेशक आई एम श्योर कि गवर्नमेंट कर रही होगी। लेकिन राना साहब, ये जो दौरा मंसूख हुआ, स्टूडेंट्स को एक तरह से जैसे कहते हैं ना, एक सपोर्ट मिल जाती है कि जी हमारे वजीर खारजा भी यहाँ पर आ गए हैं, अमीर मकाम भी चले जाते, वो तो खैर कश्मीर कमेटी के, लेकिन फिर भी एक बड़ी बात होती है ये एन मौके के ऊपर इस दौरे का मंसूख होना बच्चों के लिए बड़ा डिस्करेजिंग हो जाता है। नहीं, बात दुरुस्त है कि मैं समझता हूँ कि पहले ही इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, शायद शुरू से इस तरह जो खबरें चली फॉरेन मिनिस्टर की, शायद शुरू से ही अगर उस सतह पे, क्योंकि दूसरे मुल्कों के भी बच्चे उधर हैं, बांग्लादेश के हैं, इजिप्ट के हैं, और सारे फॉरेनर्स के जितने भी हैं उनके खिलाफ अग्रेशन हुआ है। उनका झगड़ा भी शायद किसी दूसरे मुल्क के साथ हुआ है, लेकिन वहाँ के आप देखेंगे कि इस तरह की एक्टिविटी नहीं हुई जिस तरह के पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तानी हुकूमत कर रही है। तो डार साहब की शायद कोई और मसरूफियत आ गई हो, ये प्रोसेस जो है वो सही तरीके से हैंडल हो रहा हो, तो मुझे तो नहीं पता क्यों मनसूख हुआ है। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि किर्गिज हुक्काम ने मना किया, और इसीलिए उन्होंने 2 सीनियर सिफारतकार तो यहाँ से भेज दिए हैं। चलें, आई होप कि ये तमाम मामला जो है वो खुश असलूबी से हल हो जाए। राना तनवीर साहब, मैं यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ, और उसके बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।
वेलकम बैक। इन फोकस है राना तनवीर साहब, वफाकी वजीर बराए इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी। राना साहब, अब आते हैं ज़रा गंदम के हवाले से बात करते हैं। के हवाले से आपने भी एक कमेटी तश्कील दी जब वो कीड़ों के बारे में हुआ, तो पहले यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं कि जो तहकीकाती कमेटी थी राना तनवीर साहब कि ये जो इसके लिए शहबाज शरीफ साहब ने खुद कहा कि बाकायदा मुनज़्ज़म मनसूबा साजी के तहत इतनी गंदम बरामद कर ली गई और फिर इस ने रिपोर्ट भी पेश करनी थी, वो ताहाल रिपोर्ट पेश नहीं हुई, तो क्या किसी मसलहतन या किसी मसलहत के तहत हकायक को छुपाया जा रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखें, एक तो हकायक जो हैं वो कोई ऐसे नहीं, आजकल कौन सा जो चीज़ है छुपती है। बड़ी सीधी सी बात है कि गंदम इम्पोर्ट हुई और सारा मैं भी पढ़ता रहा हूँ, अखबारात में भी और टीवी पे भी आता रहा है। हमारे पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी हैं, जिस तरह जिस जिस स्टेज पे परमिशन हुई, जिस जिस स्टेज पे क्वांटिटी तय की गई कि पहले 1 मिलियन टन था, फिर उसके बाद 2.5 हो गया, फिर आई तो 3.5 तक पहुंच गई। तो वो सारी चीज़ें सबके सामने हैं। लेकिन जो आपका ख्याल है कि कोई डिले हो रही है, या पहले एक कमेटी बनी जो इनिशियल कमेटी थी, जब उसकी रिपोर्ट आई तो प्राइम मिनिस्टर साहब उससे कोई सेटिस्फाई नहीं हुए। ये शायद आपको पता हो उस कमेटी का कि वो कमेटी हेडेड बाई वो थी मियां मुश्ताक साहब हैं, मेंबर पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, और उनके राशिद लंगड़ाल हैं सेक्रेटरी पावर, वो मेंबर थे, और एक और सेक्रेटरी थे। और उन्होंने 3 दिन या 4 दिन के बाद पेश की रिपोर्ट, और वो भी मेरा टाइम, थोड़े टाइम में जितना वो काम कर सके उन्होंने बताया। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने फिर एक और कमेटी बना दी जी, बिल्कुल, कि इसको थॉरोली प्रोब किया जाए। और वो कमेटी हेडेड बाई जो सेक्रेटरी कैबिनेट हैं, बहुत आला अफसर हैं, कामरान अफसर साहब, तो उनके सरबराही में बनी। और उनको एक और जो इशू था वो मैंने भी भेजा, जब 1 हफ्ते के बाद जो गंदम का ये स्टिकर चला कि गंदम कुछ गंदम में कुछ जो थी क्वांटिटी उसके, वो वहाँ पे उसमें कोई कीड़े या जरासीम भी थे जी। तो वो भी मैंने फिर कहा कि ये भी उसी कमेटी के पास चली जाए और वो भी इसमें प्रोब करें, जिससे मेरा लंबा हो गया। अच्छा। और फिर बड़ा डीपली इसको भी देख रहे हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी है। तो रिपोर्ट आ जाएगी इंशाल्लाह, कोई लंबा टाइम नहीं है, आ जाएगी तो पता चल जाएगा सबको। ये दबाने की कोई नहीं बात कि दबाया जा रहा है, दबाना किस चीज़ को है। हमारी तो गवर्नमेंट ही नहीं थी, लेकिन जो कहा गया वो कौम के सामने आने चाहिए, आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल। अच्छा, और ये चीज़ जिस गंदम के अंदर जो दरामद की गई थी, जिसमें कीड़ों का इंकशाफ हुआ, और आपने भी जो अभी जिक्र भी किया कि उसको भी इंक्लूड किया गया है इन द फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, उसके हवाले से अब वो गंदम है किधर? क्योंकि ये भी बड़े सवाल हैं कि वो फिर लोगों को इस्तेमाल ना करने दी जाए, मिलर्स के पास ना चली जाए। नहीं, उसके वो जो उनकी कंटेंशन है, इनिशियली जो बात पता किया, वो फ्यूमिगेशन करते हैं, इसको एक ट्रीटमेंट करते हैं। जो भी इस किस्म की कोई चीज़ हो जिसमें थोड़ा सा ये हो कि कोई कुछ इंसेक्ट्स हैं या कोई ऐसी उसमें चीज़ें हैं जो हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, तो फिर फ्यूमिगेशन एक प्रोसेस है होता है, जैसे ये सारी क्लियर हो जाती है और फिर टेस्टिंग के बाद वो क्लियर करते हैं लैब से। अच्छा। अभी यही कमेटी ने चेक करना है, वो हुई, वो कहता जी हमने फ्यूमिगेशन करने के बाद ये सारे रिलीजेस हुई हैं, जिसमें भी ये इशू था। लेकिन ये पता चल जाएगा सब, जब चीज़ें सामने आएंगी तो सारी, क्योंकि हमने तो इसको भी भेज दिया है कि इसको भी चेक किया जाए, रिलीज हुई उस वक्त जब रिलीज हुई तो ये ट्रीटमेंट हो चुकी थी या नहीं हो चुकी थी। सही। तो ये सब चीज़ें देख रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक है राना तनवीर साहब, ज़ाहिर है 300 अरब से ज़ायद का नुकसान भी हुआ है और किसानों का अलग इस्तेहसाल हुआ बेचारों का, लिहाजा कीड़े हैं नहीं हैं, क्या स्टेटस है वो भी पता होना चाहिए, और जैसे आपने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी। अब ज़रा आते हैं, गुज़िश्ता रोज़ जो आप लोगों की वर्किंग कमेटी का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इजलास भी हुआ और कायम मकाम सदर हैं अभी तो शहबाज शरीफ साहब, आपके हवाले से भी ये था कि मीडिया से बात की, और खैबर पख्तूनख्वा के सीएम के हवाले से कोई इंसिडेंट था जो शायद आपने नरेट भी किया उस वक्त, कि आपको भी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने किसी बात पर थ्रेट किया था। नहीं, देखें, अली अमीन गंडापुर जो हैं वो पीटीआई के अच्छे वर्कर हैं, और वो थोड़ा सा उनका ऐसा बंदा जो फ्रंट फुट पे खेलता रहता है, पुरानी उसकी एक हिस्ट्री है।
तो वो तो बात थी कि जब वो बनी गाला में गया तो उनको चेक किया गया तो कुछ बोतलें निकली, तो उन्होंने कहा कि शायद की बोतलें हैं। नहीं हो, छोड़े उसका वो मामला जो है जिस तरह भी है। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब को अब वो चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। देखिए, एक इलेक्शन कैंपेन होती है, एक आम वर्कर होते हैं जो जब हम किसी पोजीशन में नहीं होते तो हम वर्कर होते हैं पार्टी के, तो उस वक्त जो बयानात होते हैं या एटीट्यूड होता है थोड़ा डिफरेंट होता है। सही। जब किसी जिम्मेदार पोजीशन में आ जाएं, स्पेशली किसी भी जगह पे आप चीफ एग्जेक्टिव हो, वो सूबे का चीफ एग्जेक्टिव है, तो उनका कॉन्डक्ट जो है ना वो फिर ताबा हो जाता है उस पोजीशन के और आईन और कानून के ताबा हो जाता है। तो आप देख रहे हैं वो अभी तक उसी मोड में है कि शायद वो चीफ मिनिस्टर नहीं बने और वो पीटीआई के उसी माहौल में है कि मैंने गाली गलौज जिस तरह होती है उनकी तरफ से। तो मैं समझता हूँ कि उनको बिहेव करना चाहिए और चीफ मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको आईन और कानून के दायरे में अदा करना चाहिए। ठीक है। और इस तरह के जो पॉलिटिकल स्लोगन हैं या सियासतबाजी के बयानात हैं उससे ग्रेज करना चाहिए। लेकिन राना साहब, कतई कलामी माफ़ी चाहूँगी, उन लोगों की भी ये ग्रीवेंस है। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ एग्जीक्यूटिव ये कहते हैं कि आईजी हो गया, चीफ सेक्रेटरी हो गए, विफाक हमें ये तक अपॉइंट नहीं करने दे रही, अभी तक जवाब नहीं दे रही, और दूसरे जो उनके मसाइल हैं, ज़ाहिर वाजिबात हैं, वो तो अपनी जगह हैं। देखें, दोनों इशू जो है मैं समझता हूँ कि ये नुमाइंदे हैं, आईजी और चीफ सेक्रेटरी हमेशा वफाक लगाता है, बाकी नीचे की जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है या सेटअप है जितने भी उनके महकमे हैं वहाँ पे वो करते हैं, लेकिन आईजी और चीफ सेक्रेटरी हमेशा वफाक भेजती है। नो डाउट के अगर अच्छे हालात हों तो कंसल्टेशन से हो जाता है, बिल्कुल। लेकिन अगर कोई ऐसी बात हो, हम समझते हैं कि वहाँ पे एक अच्छा अफसर होना चाहिए। जो इनके पीछे जो 10 साल इनकी हुकूमत रही है वहाँ पे इन्होंने मेरे पास एग्जैक्ट फिगर तो नहीं, 900 अरब रुपए का कर्जा उस पर कर दिया है सूबे पे, लेकिन आगे जो ग्राउंड पे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। केपीके में आप देखेंगे कि 10 साल में कोई चीज़ नहीं हुई, कोई आपको डेवलपमेंट नज़र नहीं आएगी। कोई एक मेट्रो शुरू की, वो 30 अरब से शुरू हुई और आज 130 अरब पे पहुँच गई है, 30 अरब से 130 अरब पे। उस वक्त शहबाज साहब ने 70 अरब में 3 मेट्रो बनाई। तो ये एक बड़ी अफसोसनाक पहलू है इनकी गवर्नेंस का या इनके मामलात का। तो अभी भी इनको मामलात इस तरह करेंगे तो वही जो वहाँ पे हो रहा है बस हो रहा है। वो तो इसका मतलब ये हुआ कि वफाक अपनी मर्जी का आई, राना साहब, इसका मतलब ये हुआ कि वफाक अपनी मर्जी का आईजी और अपनी मर्जी का चीफ सेक्रेटरी तैनात करेगा खैबर पख्तूनख्वा में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक अच्छा अफसर काम कर रहा है उनको रोड़े तो देखे ना, वो तो कहते हैं कि मैं गवर्नर का दाखिला बंद कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, तो इसका मतलब है कि ही इज सेटिस्फाइड विद हिज पावर्स कि मेरे पास ये इख्तियारात हैं। तो बाकी उनके वाजबात हैं, वाजबात में मुझे तो ये याद है कि जब मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो वहाँ पे परवेज खटक साहब आए थे, शायद CCI की मीटिंग थी या कोई और मीटिंग थी, मुझे याद आई वो। तो उन्होंने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब मियां नवाज शरीफ साहब को हमारे 90 अरब रुपए को वाजबात हैं, यही हाइडल कोई रॉयल्टी वगैरह थी। उन्होंने उसी वक्त कहा कि डायरेक्शन दी फाइनेंस मिनिस्टर को कि ये रिलीज कर दिया जाए, इनको दिए जाए, वो दे दिए थे। अब वो कहते हैं पता नहीं कितने पैसे हैं, मुझे तो इल्म नहीं कोई पैसे हैं उनके। अगर पैसे हैं तो पैसे वफाक तो सारे सूबों को फैसिलिटेट करता है। मैं तो कहता हूँ कि वफाक के पास इतने पैसे नहीं होते। जो सूबे की 18th अमेंडमेंट के बाद जिम्मेदारियां हैं वो भी वफाक अपने बजट से अदा कर रहा है। लेकिन आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, वो सूबे भी उनको हिस्सा डालना चाहिए कि बिल्कुल, क्योंकि सारा पंजाब बोझ उठा रहा है। बता कि मैं एजुकेशन मिनिस्टर था, मैं हैरान रह गया कि HEC के जितने हमारे डेवलपमेंट साइड के पैसे थे कुछ 60 बिलियन के करीब, वो हम देते थे, वो जो प्रोविंशियल यूनिवर्सिटीज हैं राइट, उनको देते थे, उनको बेल आउट करते थे जहाँ फाइनेंशियली कोई थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होती थी। लेकिन जबकि उनके अपने प्रोविंशियल HEC हैं, हायर एजुकेशन कमीशन जो है पंजाब का है, सिंध का है, सबका है। जी जी बिल्कुल। तो सिंध ने तो पीछे 20 अरब रुपया रखा भी था अपने लिए,
उनको कैटर करना चाहिए अपनी यूनिवर्सिटीज को। ये एक गिला मुस्तकिल हम सुन रहे हैं विफाक और सूबों जो का। मामला दुरुस्त होने वाले हैं और सारा बोझ फेडरल गवर्नमेंट जो है सेंटर तो नहीं उठा सकता। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एनएफसी अवार्ड का रिव्यू आप लोग जरूर करेंगे? नहीं, एनएफसी अवार्ड एक अपनी जगह, लेकिन जो देखे ना, अगर हमारे पास एचईसी है तो हमारा एक अपना मैंडेट है, रोल है, उसमें जुरिस्डिक्शन है, तो उनके जब है तो वो हमारे पास मत आए। दूसरी सूरत यह है कि हम मत दें, एनएफसी की तो बात ही नहीं हो रही। एनएफसी जो है हमने खुद वॉलंटरली किया हुआ है कि कुछ वफाक ने सरेंडर किया अपना शेयर, बल्कि पंजाब ने भी किया। पंजाब ने बड़े भाई के तौर पे मियां शहबाज साहब थे चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने कहा कि जी हम अपना थोड़ा सा पोर्शन छोड़ते हैं ताकि इनको ज्यादा पैसे मिल जाएं। अच्छा, लेकिन वहाँ जो हाल होता है वो आप दूसरे सूबों में पैसों का वो भी आपके सामने है, लेकिन ऐसी चीजें नहीं है, हकायक थोड़े डिफरेंट है, ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट है। मेरे ख्याल से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थ्रू आउट द इलेक्शन कैंपेन ये कहते भी रहे कि 18वीं तरमीम के बाद जो मिनिस्ट्रीज 17 मिनिस्ट्रीज का वो जिक्र करते थे वो सूबों को मुंतकिल हो जानी चाहिए, उससे भी विफाक के अखराजात में कमी आएगी। राना साहब मुझे ये बताइए, कितनी वजारतों की बात हुई है, आपकी मुलाकात भी हुई सदर आसिफ अली जरदारी साहब से, क्या बजट के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल होने के लिए तैयार है? देखिए, हमारी ज़रूर ये ख्वाहिश है कि वो आ जाएं ताकि अपना वो भी इनपुट दें, और यकीनी तौर पे उनका अगर इनपुट होगा तो शायद चीज़ें कुछ बेहतर होता है, कलेक्टिव विजडम जो होती है। लेकिन हमने तो कहा है कि आप आएँ, बाकी उनकी अपनी पार्टी अपनी सोच या वो जो बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनको आ जाना चाहिए कैबिनेट में, क्योंकि साथ हमारे इत्तेहादी हैं, साथ बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट का हिस्सा है, क्योंकि गवर्नर उनके हैं, प्रेसिडेंट उनका है, सारे अभी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे उनकी अभी एक बड़ी काबल खातून उन्होंने लगाई है वहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो मैं समझता हूँ इसमें हर्ज नहीं है अगर वो कैबिनेट में आ जाएं, उनके बड़े अच्छे पार्लियामेंटेरियन है। सही, तो किसी किस्म की कोई आमादगी का इशारा अब तक मिला हो आपको? देखिए, मेरा ख्याल है कि मेजॉरिटी की ये सोच है कि हमें ज्वाइन करनी चाहिए कैबिनेट, हम परफॉर्म करें, डिलीवर करें, अपने अपनी मिनिस्ट्रियों में कोई लोगों मसाइल हल करें, जो मैंने देखा है। अच्छा, कुछ लोग शायद हो कुछ किसी रिजर्वेशन, लेकिन मेरा वहाँ सोच विचार है, आने वाले दिनों में शायद कोई फैसला करें। राना तनवीर साहब, मैं यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ और उसके बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस है राना तनवीर साहब, वफाकी वजीर बराए इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी। कल नवाज शरीफ साहब काफ़ी अरसे के बाद, जाहिर है बाकायदा तौर पर उन्होंने, क्योंकि वर्किंग इजलास से वो खिताब भी कर रहे थे, उसमें उन्होंने जजेस के एहतसाब की बात की और उन जज साहिबान का उन्होंने जिक्र किया जिसमें साकिब निसार हो गए, उन्होंने मज़ाहिर अली नकवी के साहब के लिए भी कहा, इसके अलावा उन्होंने एजाजुल एहसन साहब के लिए भी कहा, लेकिन उन्होंने किसी भी जर्नैल के एहतसाब की बात नहीं की। जब वो लंदन में थे तो वो किया करते थे ये बातें, तो क्या वाकई, और उनको कौमी मुजरिम भी कहते थे, तो क्या वो वाले मामलात अल्लाह पर हैं और अदलिया के मामलात के लिए वो चाहते हैं कि एहतसाब हो? नहीं, देखें, जो मामला चला अदलिया का 2017 में, वो यूनिक किस्म का मामला था जिससे सारा पाकिस्तान सफ़र किया। हमारी जो एक प्रोग्रेस कर रहा था पाकिस्तान, एक अच्छा पाकिस्तान सा माशी तौर पे आगे बढ़ रहा था, तो उस वक्त ये साजिश हुई और ये जजेस ने, जो एक 5 का टोला 3 का टोला, उन्होंने ये सारा काम किया और प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त थे मियां नवाज शरीफ साहब, उनको डिस्क्वालीफाई किया और वो भी अकामा बे के बेटे से तनख्वाह नहीं ली। ये तो बड़ा फेमस है, एक मज़ा का खेज बात कर दी, जो मेरे ख्याल है बच्चे भी हंसते हैं गाँव शाँव में भी कि ये क्या बात है भाई, बेटे से तनख्वाह नहीं ली और काम है आपके पास, और लाइफ के लिए उस कर दिया। वहाँ से सिलसिला हुआ, इनसे कोई ना बंदा पूछे कि आप सुपरा कॉन्स्टिट्यूशन या आपकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं होती और आप फैसला कर देते हैं, और उसके बाद कोई किसी जगह अपील भी नहीं उसकी। वो एक अपेक्स कोर्ट है जहाँ पे अल्लाह मियाँ के पास ही अपील है। फिर तो मैं समझता हूँ कि ये तो कोई तरीका नहीं है, कोई पूछने वाला है कि जब हर एक से पूछा जाता है, आपसे मुझसे हर चीज़ से पूछा जाता है, छोटी छोटी चीज़ पे होता है, हमारा वोटर एहतसाब कर रहे होते हैं, अदारे एहतसाब कर रहे होते हैं, पूछते हैं और सबसे पूछते हैं, अफसरान से पूछते हैं, हर एक का, लेकिन उनको कोई नहीं पूछता।
सेक्रेटरी को तो ना बने कि कोई बात कर दे तो कंटेम्प्ट के नोटिस आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब का जो एक दर्द है वो बड़ा जायज़ है, क्योंकि पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुँचा है आज जिस हालात में हम हैं, वो इसी वजह से हैं कि वो 2017 का वो आउटकम था जो उन फैसलों का, यही हुआ है। और अब हम उस पर फंसे हुए हैं। जो बहुत बड़ा चैलेंज हम लेके चल रहे हैं, जो हमारी इस वक्त PMLN की गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इकोनॉमी की रिवाइवल हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब ने बिल्कुल ठीक फोकस किया है एक बात पे कि ताकि कौम को पता चले कि असल मुजब कौन है। लेकिन अगर राणा साहब जैसे मुझे कुछ कह रहे हैं, मेरी बात सुने ना, अगर आप मुझे कुछ कह रहे हैं और कर मैं रहा हूँ तो जिम्मेदार तो मैं हूं ना। तो ये बात करना कि वहां पे और जिस तरह के रिमार्क्स देते रहे हैं, मतलब वो रिमार्क्स बंदा कोई दे सकता है। तो राणा साहब आपकी अदलिया से तो शिकायत नहीं है ना? इस वक्त जो अदलिया काम कर रही है उससे तो आप लोगों को कोई शिकायत नहीं है? नहीं, आज भी मैं समझता हूँ कि कुछ जजेस या कुछ अदालतें वो सहूलतकारी कर रही हैं। देखें ना, हमें तो यही मसला बना हुआ है ना कि 2014 में भी सहूलतकारी हुई, 2017 में भी हुई, फिर उसके बाद भी होती रही। अभी वो जब निकले हैं अदम एतमाद के ज़रिए, तो जिस तरह अभी मामलात हैं, गुड टू सी यू, गुड लक, ये वो सारी बातें सुनते रहे हैं। और जिस तरह क्या जेल में इस तरह कोई रहा है, मुझे बताएं कोई बंदा रहा है इस तरह? हम भी जेल में रहे हुए हैं। क्या हमें तो 9-12 का एक कमरा होता था, सेल होता था, उसमें रहे हैं, 1.5 साल रहे हैं। तो ये चीज़ें ना, मतलब अजीब मामला बना हुआ है। अच्छा, तो ऐसा क्यों लगता है राणा साहब, जैसे कि अगर बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब सियासी तौर पर वापस मुतहर्रिक हो जाएं, यानी अगर उनको रिहाई मिल जाए, जो कि उनकी पार्टी जो है बड़ी कॉन्फिडेंट है कि अब बाकिया जो केसेस हैं इसके अंदर आराम से रिहाई हो जाएगी, इसलिए क्योंकि जिस तरह के भी केसेस बनाए गए, बहरहाल रिहाई हो जाती है। ऐसा लगता है कि सियासी मंजरनामे पे अगर वो एक्टिव हो जाते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सर्वाइवल काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। नहीं, ये बड़ा आपका खाम ख्याली है। बड़े बड़े चैलेंजेस आए हैं मुस्लिम लीग नून को, और हमने हमेशा उनका फेस किया है और इंशाल्लाह सुरखरू भी हुए हैं। अभी भी मैं आपको बताऊं कि 18 का इलेक्शन जिस तरह हुआ वो भी आपको पता है, लेकिन फिर भी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी पंजाब में, और यहाँ पे हमारी मेजॉरिटी थी, तो सिंगल मेजॉरिटी पार्टी थी। लेकिन मैं आगे एक बात बताऊँ आपको, मुझे वैसे बड़ा अफसोस होता है। मियाँ साहब तो और किस्म के सियासतदान हैं। जब 2000 उन्होंने कल जिक्र भी किया था, इसकी गवर्नमेंट सिंगल मेजॉरिटी पार्टी थी, ये मेजॉरिटी नहीं थी KPK में, तो उस वक्त हम मौलाना फजल रहमान साहब के मिल के बना सकते थे। लेकिन मियाँ साहब ने कहा कि नहीं, सिंगल मेजॉरिटी पार्टी उनको बनाने दें। आज़ाद कश्मीर में आपको बता रहा हूँ, पीपल्स पार्टी सिंगल मेजॉरिटी पार्टी थी, लेकिन हम दूसरे लोग ज़्यादा थे। फिर मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा नहीं, उनको बनाने दें। तो इधर पंजाब में हम सिंगल मेजॉरिटी पार्टी थे 2018 में, और उन्होंने नहीं हमें गवर्नमेंट बनाने दी। सबर करता ना, हर कहता हाँ इनको बनाने दें। तो ये खराबियां जो मूजब हैं लोग, इमरान खान सबसे बड़ा मूजब है सारे तबाही करने का। जब उसको सहूलतकारी हो, जब उसके साथ फौज के कुछ जरनैल खड़े हों, तो बिल्कुल ठीक है। वो आपको नहीं याद वो टाइम जब ये कहता था कि जी वो इनकी तो असम्बली के मेंबर्स को भी वो कोरम पूरा करते थे। लेजिस्लेशन हमारे जमाने में तो नहीं, वहाँ पे किसी कर्नल का दफ्तर बना हुआ असेंबली में। हाँ, लेकिन आपके लिए बहुत कुछ कहा जाता है कि कॉम्प्रोमाइज हुए, काबीना में ऐसे ऐसे लोग हैं या सेनेट में ऐसे लोग हैं जो आपकी अपनी जमात के नहीं हैं, लेकिन अभी आप लोगों ने भी काफी, मतलब ये आपके नाक़िद कहते हैं, कॉम्प्रोमाइज किया। ये तो बात नहीं ना, हमेशा कुछ लोगों को लाया जाता है और जरूरत होती है। फाइनेंस मिनिस्टर जिस तरह किस वक्त हम तो डार साहब को लगाते थे, लेकिन आप मुझे बताएं कि बाहर से नहीं आते रहे। शौकत तमीन साहब आए, शौकत अजीज साहब आए, ठीक, वो क्या थे पता नहीं, शेख हफीज शेख साहब आए जी, हफीज शेख साहब आए, हाँ हफीज शेख साहब आए। मतलब बहुत सारे वर्ल्ड बैंक से आते रहे हैं, यूब खान के जमाने भी आते रहे हैं। सही। तो ये बातें जो है ना इस तरह ना करें। हमारी गवर्नमेंट है और उसमें कुछ लोगों को एडजस्ट किया है, कुछ
अब भी कोई टेक्नोक्रेट्स या प्रोफेशनल लोगों को हम करना चाहते हैं कि भाई ताकि थोड़ी सी बेहतरी आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तो राना तनवीर साहब कि आपने पार्टिसिपेट किया ऑन इन फोकस। यहाँ पर मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, जो ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। इस पूरी सिचुएशन का तज्जिया कराने के लिए हमारे साथ होंगे हफीजुल्लाह न्याजी साहब। वेलकम बैक। नवाज शरीफ साहब की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास से खिताब और उसके बाद जाहिर है कि वो सदारत लेने को हैं। इस पर हमारे सीनियर सहाफ़ी और तज्जिया निगार हफीजुल्लाह न्याजी साहब इन फोकस हैं, उनसे पूछेंगे ये जो मामलात होने को हैं। हफीजुल्लाह न्याजी साहब, ये बताइए कि कल बड़ा शिकवा किया, गिला किया, आवाम से भी हुआ, जजेस के एहतसाब का भी कहा गया, लेकिन बात ज़हीरुल इस्लाम तक आके रुक गई। न जनरल फैज़ का जिक्र, न जनरल बाजवा का। ये क्या मसलहत है? मेरा ख्याल में पहले तो शुक्रिया। देखिए, जरूर नहीं होता कि आप हर चीज के बारे में बहुत सारी चीज तफसीलात से बताएं, क्योंकि ये जो तकारीर होती हैं ये सारी आवाम के लिए नहीं होती। ये एक जिसको कहना चाहिए कि एक प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल गाइडलाइंस कहना चाहिए, या कोई थोड़ा सा जो सेलिएंट फीचर करना चाहिए, उसकी तरफ एक तवज्जो दिलाई जाती है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब ने कल बड़ी जबरदस्त तकरीर की, बड़ी दिलचस्प तकरीर की। मैं उस तकरीर के अंदर बहुत सारी कमी पेशी भी थी और बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिनसे मैं उससे मुतफिक नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो उन्होंने की वो कहते हैं कि बहुत थोड़े में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। जब वो 2014 के धरने की बात करते हैं तो ये जब भी इसके ऊपर गौर करेंगे, इसकी तहकीकात कराएंगे जैसा कि उन्होंने मुतालबा किया है, तो वो खुद ब खुद आगे 2024 पे आके तान टूटेगी। पहली बात। अच्छा। दूसरी बात यह कि नवाज शरीफ साहब से बिल्कुल मुतफिक नहीं हूँ कि उनको अवाम ने उनको पजीराई नहीं दी। मैं हैरान हूं कि नवाज शरीफ साहब कैसे कह सकते हैं। नवाज शरीफ साहब जैसे ही उनको माजूल किया गया और उनको सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया और वो इक़्तिदार से अलहदा हो गए, तो मरी से वापस आए, 3-4 दिन मरी रहे और वापस आए, तो किसी ने नहीं बताया था कि वो आ रहे हैं। लेकिन सारे रास्ते में खुशबू मुबारक हो के मकाम पे, जहाँ पे एक डेंस आबादी है, एक जमे गफीर था। फिर 3-4 दिन बाद जब वो लाहौर की तरफ आए जीटी रोड से, जैसे उनका नैरेटिव बड़े मशहूर हुए, तो क्या था, इंसानों का जमे गफीर था, वो वोट को इज्जत दो वाला। फिर उसको भी छोड़े। सीट के ऊपर इलेक्शन हुआ कुलसूम नवाज साहब, और यकीन जाने कि उसमें कुलसूम नवाज साहब इत्तेफाक से उन्हीं दिनों डायग्नोज हो गई थी कैंसर, तो वो उस इलेक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं कर सकी। मरियम नवाज साहब ने इलेक्शन लड़ा, लेकिन उसको हरवाने के लिए यास्मीन राशिद साहबा शायद उनके मुकाबले में उम्मीदवार थी। इन्होंने मिली मुस्लिम लीग बनाई, इन्होंने तहरीक लब्बैक बनाई, और सबको उन्होंने गारंटी की कि ये 20-20 हजार 25-25 हजार वोट्स लेंगे। हमारी एस्टैब्लिशमेंट इतनी एक्टिव थी, और जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब को डिमीन किया गया और खत्म नबूवत से लेके रिलीजियस से लेके इसके होर्डिंग लगाए गए। यास्मीन राशिद साहब जैसी लिबरल खातून जो है घरों में पम्फलेट डाल रही थी कि ये लोग जो है तौहीन रिसालत में मुर्तकिब हुए हैं। क्या हुआ, लोगों ने तो डट के साथ दिया। पूरी एस्टैब्लिशमेंट जो है, उनकी माइट और उनके सारे रिसोर्सेज जो है उन्होंने यूटिलाइज कर दिए। तो नवाज शरीफ साहब ये बिल्कुल नहीं कह सकते। फिर उसके बाद देखे 2017 से लेके दिसंबर 2021 तक कोई जिम्मी इलेक्शन देखें जो नवाज शरीफ साहब ने हारा हो, जो उस तरीके का हो। बल्कि इमरान खान साहब की अपनी छोड़ी नशिस्त 2018 की मेजॉरिटी नवाज शरीफ साहब ने दोबारा उनको जीत लिया। तो मेरा तो ख्याल है कि अवाम ने उनको बहुत हाथों लिया, बल्कि उनको इतनी पॉलिटिक्स थी, हर सू थी, बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, चारों तरफ थी। हो सकता है वो गिला जो है वो हो सकता है वो गिला 2024 का कर रहे हो न्याजी साहब। नहीं, उन्होंने तो यही कहा ना कि जब मुझे निकाला, वो बड़ी उन्होंने कैटेगोरी में कहा कि जब मुझे अलहदा किया गया तो कौम जो है नहीं निकली। मैं कहता हूँ मियां साहब, कौम निकली है। अच्छा, और भरपूर निकली है। और आपको कौम से कोई गिला नहीं करना चाहिए कि जिस दिन से वापस आए हैं दिसंबर 2021 तक आप इस कौम में इतनी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिक्स थी। लेकिन अगर डिसीजन मियां साहब गलत करें और उसके बाद नैरेटिव चेंज कर दें, मतलब क्या उस्ताद आप पढ़िए कि इमरान खान साहब जो है 2022 में पॉपुलर हो गए, मियां नवाज शरीफ साहब गैर मकबूल हो गए या कम मकबूल रह गए इमरान खान साहब के मुकाबले में। उसी वजह सिर्फ यही है
जो नवाज शरीफ साहब को जो नैरेटिव था, एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव था, जो उन्होंने 25 नवंबर 2007 जब से पाकिस्तान वापस आए और दिसंबर 2021 तक वो उसको उन्होंने मजबूती से थामे रखा। वो नैरेटिव इमरान खान साहब को मुंतकिल हो गया। इमरान खान साहब का बोरा होने का नैरेटिव नवाज शरीफ साहब को मुस्लिम लीग को मुंतकिल हो गया। तो जाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर तो एक नैरेटिव को बड़ी पिजराई मिलती है, बिल्कुल काम को तो कुछ देखता नहीं है। तो अब ये जो नैरेटिव की मुंतकली एक तरह से हो गई और तहरीक इंसाफ और खुसूसन इमरान खान साहब जिस किस्म की अब मज़ाहिमत करके दिखा रहे हैं, आप क्या समझते हैं नियाजी साहब, क्या ये बंद गली की तरफ चले गए हैं? क्या होगा? क्योंकि वो अभी भी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ खुल करके बात कर रहे हैं, जिनसे उनको गिला है वो बोल रहे हैं। आप किसी बात कर रही हैं, नवाज शरीफ साहब की, इमरान खान साहब? इमरान खान साहब की। देखिए, इमरान खान साहब की सियासत दो से है। पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब की सियासत का हिस्सा जहां तक यह है कि उनकी मकबूलियत जो थी वो बर्फ की तरह पिघल गई थी। दिसंबर 2021 में जरदारी साहब के बयान आप नहीं पढ़े होंगे कि नवाज शरीफ साहब अगर हमें 25-30 सीट्स दे दे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को पंजाब में, तो मैं इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा दूंगा। तहरीक इंसाफ की जितनी कौमी क़यादत थी, जब वो हमारे से मिलती थी और ये बात वो बरमला कहते थे कि हमारा इलेक्शन नहीं बनता, हम बिल्कुल फारिग हैं, तो इमरान खान साहब की जो मकबूलियत थी 2021 तक या जनवरी फरवरी 2022 तक बर्फ तक पिघल गई थी। अब इमरान खान साहब ने जैसे ही नैरेटिव चेंज किया तो इमरान खान साहब की ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि एक ऐसा दौर हुकूमत जिसके जो करप्शन के लिहाज से पाकिस्तान में एक अपनी मिसाल आप था, एक नाअहली के मुकाबले में, बैड गवर्नेंस के मुकाबले में, जिसकी जो सफारतकारी के मुकाबले में मेरा ख्याल है पाकिस्तान को इतने नामसाइद हालात नहीं मिले जो बहरानी कैफियत इमरान खान साहब के हक में के दौर में हुई। करप्शन इंडेक्स नवाज शरीफ साहब 116 में छोड़ के गए थे दूसरी यूनियन की हुकूमत। इमरान खान साहब के 3 सालों के बाद करप्शन इंडेक्स जो है 144 में पहुंच गया। उन्होंने जितने वादे किए थे, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, उनमें से एक भी पूरा नहीं किया, लेकिन किसी ने सवाल नहीं किया। इसका मतलब यह है कि उन्होंने कमाल मुहारत से जब बयानिया चेंज किया, तो इमरान खान साहब की सियासत जो है उसको खुद बहुत पिजराई मिली और वो उनको किसी ने उनकी खराब गवर्नेंस का, उनके वादे पूरे ना करने का, मंशूर पूरा ना करने का किसी ने क्वेश्चन किया। अब इमरान खान साहब जो है इस लिहाज से बंद गली में नहीं गए कि उनको जो उनके पास सपोर्ट नहीं थी वो सपोर्ट बदरजा अतम कसीर तादाद में उनके पास आ गई और पाकिस्तान की सियासत में वो एक भरपूर लीडर के तौर पर सामने आए। अब इसका एक दूसरा हिस्सा है, ठीक है, ये जो आपको पब्लिक सपोर्ट होती है, जो आपको मजबूत सियासत देती है, इसके जरूरी है कि आपको बैलेट बॉक्स मिले। अब इमरान खान साहब ने जिस नैरेटिव पे ये सियासत मजबूत बनाई वो है एस्टेब्लिशमेंट को गाली देना, उनको बुरा भला कहना, जो उन्होंने कमाले मुहारत, कमाले दिलेरी से काम किया, जिसका आपने भी जिक्र किया, और उन्होंने बड़ा बॉस उसको डट के किया। लेकिन उनको ये साथ उनको एक सियासी ऐसी हिकमत अमली चाहिए थी कि उनको इलेक्शन दे जाती जिसमें उनको वोट पड़ जाता, चाहे उनकी जगह कोई और बंदा आ जाता। इमरान खान साहब को ये नहीं पता था कि इस किस्म के तनाव में या इस तरह की कैफियत में वो बिल्कुल ही एक इलेक्शन को कभी नहीं मिल सकता, ना कभी आज तक पहले किसी को मिला है। ये सही है या गलत है, मैं इसकी मेरिट पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन नहीं मिलता। तो इमरान खान साहब जो है इस लिहाज से आप बिल्कुल आपकी बात सही है कि बंद गली में है कि उनके लिए आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है। अच्छा, चाहे एस्टेब्लिशमेंट को नीचा दिखा लें या एस्टेब्लिशमेंट को नीचा दिखा दें, इमरान खान साहब के लिए पॉलिटिकल स्पेस उस वक्त तक नहीं है जब तक उनका मामला अपना एस्टेब्लिशमेंट के साथ एस्टेब्लिशमेंट की शराइत के ऊपर तय नहीं हो जाता। उनकी शराइत पे नहीं तय हो जाता। आखिर में मैं ये पूछना चाहूंगी नियाजी साहब, फिर ये जो सदारत अब नवाज शरीफ साहब को मिलने जा रही है, तो क्या कुछ तब्दील होगा? क्योंकि अगर मामला एस्टैब्लिशमेंट के बकौल आपके उन्हीं की शराइत पर तय हो जाते हैं इमरान खान साहब से, तो फिर नवाज शरीफ साहब की इस पॉलिटिकल स्पेस में और नून लीग की खुसूसन क्या जगह बचती है? बीबी, पहली बात तो यह है कि एस्टैब्लिशमेंट से शराइत अगर तय कर भी लिए तो ये किस ऑफ डेथ है। एस्टैब्लिशमेंट के राइट साइड पे रहना जो है वो पब्लिक के अंदर आपको गैर मकबूल कर देता है। सही, वो तो इमरान खान साहब अगर जो उनका एक शिद्दत से ख्वाहिश है कि एस्टैब्लिशमेंट उनके सर पे हाथ रखे, उनको दोबारा लेके आए, तो जाहिर है कि मकबूलियत की कुर्बानी उनको देनी पड़ेगी।
बाकी रहा जी उनका, आपने पता दूसरी कौन सी बात पूछा क्वेश्चन, मुझे वो ज़हन में। हाँ, मैंने कहा अगर चले मामलात हल हो जाते हैं तो ऐसे में नवाज शरीफ साहब जो सदारत लेने को हैं इस वक्त पार्टी की, उनकी स्पेस और नून लीग की स्पेस किस हद तक फिर बचेगी? क्योंकि इस वक्त मकबूलियत में आपने खुद भी कहा कि बिल्कुल इमरान खान साहब काफी ऊंचा जा रहे हैं। अच्छा, अब इमरान खान साहब जो है जैसे उनके साथ फर्ज का मामला तय हो जाता है तो इस सूरत में उनकी सियासत जो है उनको बड़ा ज़ोफ पहुंचेगा। अब इसके बाद नवाज शरीफ साहब के सामने दो किस्म की सियासत होगी इमरान खान साहब की। एक वो जो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक तनाव की कैफियत है, इस कैफियत में नवाज शरीफ साहब के पास उसकी स्पेस नहीं होगी सियासत की मेरे नजदीक। अगर इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गए तो फिर एक बहुत बड़ी स्पेस क्रिएट हो जाएगी जो इमरान खान साहब जैसे नवाज शरीफ साहब ने उस स्पेस की वजह से क्रिएट हुई, इमरान खान साहब ने ऑक्यूपाई की। यही उनके जो इमरान खान साहब जो छोड़ेगा नवाज शरीफ ऑक्यूपाई कर लेंगे। लेकिन एक और मैं बात करता जाऊँ कि नवाज शरीफ साहब की सियासत बहुत बड़ी सियासत है। ये होता ही होता है कि हालात की या एक जबर होता है, एक जमीनी ऐसे ही जिसको कहना चाहिए कि रियलिटीज होती हैं कि जिसके अंदर आप के पास गुंजाइश कम होती है। कई दफा आप उसको बंद गली भी कहते हैं, मैं उसको ऐसा बंद गली नहीं कहता हूँ। लेकिन नवाज शरीफ साहब बहारा लेक उनके अंदर मुझे एक आज़म नजर आया है कि 28 के बाद वो लाहेमल भी देंगे और इस बात का भी मेरा ख्याल है कि उनको गुमान है और मेरी भी उनसे एक मुलाकात हुई है बड़ी तफसील से। अच्छा। और उससे मैंने भी ये अंदाजा लगाया है उनके अंदर एक ज़हन में है कि उन्होंने बयानिया बहारा देना है और बयानिया के बारे में उनके पास यकसुई तो नहीं है लेकिन उनके पास 2, 3, 4 ऐसी ऑप्शंस हैं जिन पे गौर कर रहे हैं, उसमें से शायद यकसुई भी हो जाए। तो बयानिया तो वो देंगे लेकिन उससे पहले वो भी बनज़रे गायर ये बात का जायजा ले रहे हैं इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट की जो टेंशन है जो इस वक्त ज़ेर बहस है या इस वक्त महवर है पाकिस्तानी सियासत का जी, वो उसका ऊंट किस करवट बैठ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया नियाजी साहब, वेरी इंटरेस्टिंग। खुसूसी बात भी आपने कही जो आपकी मुलाकात हुई है, देखते हैं बिल्कुल सही आपने कहा महवर है इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।